हेलो फ्रेंड्स, परसों आपका एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का। तो आज मैं आपको शॉर्ट में जो है 9 चैप्टर कराऊंगा। 9 चैप्टर दैट इज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं कुछ बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, बिजनेस फाइनेंस। देखो नाम से क्या है, बिजनेस फाइनेंस। तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। एक ही मार्क का करना है, इससे ज्यादा करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। अब आते हैं हम नीचे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हम बाद में करेंगे, पहले हमारे 3 डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, उसके ऊपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है, ये रिलेट करता है हाउ दी फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। डिफरेंट एसेट में कैसे हम जो है इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, ठीक है। इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो सबसे पहले जो सा हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है। और एक आता है हमारा लॉन्ग टर्म, जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले बता देना कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट क्या है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। क्या करता है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट। सेकंड क्या है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं और इरिवर्सिबल होता है, और ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। ध्यान रखना, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो है कंपनी की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। और जो उनसे शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म जो है हमारा किससे कंसर्न करता है? इट इज कंसर्न विद लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। और ये किसको इफेक्ट करता है? मेन चीज, डे टू डे वर्किंग को। किसको इफेक्ट करता है? डे टू डे वर्किंग को। और किसको इफेक्ट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी को। किसको? प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी को। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अभी हमने 2 ही चीजें पढ़ी हैं, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब मशीनरी। अब ध्यान में रखो, करोड़ों रुपए की मशीनरी है तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब आज आपने मशीनरी खरीद ली तो उसको वापस नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, कंपनी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म आ गया, लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज, ठीक है, ये किसको इफेक्ट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी को, ठीक है। सबसे पहले अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। जल्दी जल्दी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परसों है एग्जाम, ज्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम है ये। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आता है? नेचर ऑफ बिजनेस। क्या आता है दोस्तों? नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो नाम से ही बिजनेस का नेचर, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और ट्रेडिंग है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सेकंड क्या आता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन। लार्ज स्केल पे ऑपरेट करें या स्मॉल स्केल पे? लार्ज स्केल पे करेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे कम चाहिए। थर्ड हमारा क्या आता है? बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस की जब साइकिल चलती है, एक बूम का पीरियड, एक डिप्रेशन का पीरियड। बूम का पीरियड जब डिमांड ज्यादा, स्टॉक ज्यादा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिप्रेशन में डिमांड कम, स्टॉक कम, वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है। फर्स्ट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या था? स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड क्या किया है? बिजनेस साइकिल, ठीक है। फर्स्ट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्या था? बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन की साइकिल में क्या है? टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी चीज को बनने में कितना टाइम लगता है? अगर बनने में ज्यादा टाइम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि उतने टाइम तक पैसा हमारा ब्लॉक होगा, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं पैसा आएगा नहीं। तो इसमें क्या है? अगर तो टाइम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइम इन्वॉल्वमेंट ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, टाइम इन्वॉल्वमेंट कम तो वर्किंग कैपिटल कम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर में क्या आता है? 2 सीजन होते हैं, पीक सीजन और एक लीन सीजन। पीक सीजन मतलब जब उस चीज का जो है मेन सीजन चल रहा है तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और लीन सीजन जब उस चीज का कोई सीजन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या? वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड क्या था? बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोडक्शन साइकिल। नेक्स्ट सीजनल फैक्टर, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रेडिट अलाउड। क्या आता है? क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड में क्या है? कंपनी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर रही है, उधारी पे पैसा दे रही है, मतलब उधारी पे गुड्स चले गए, पैसा आया नहीं पैसा आया तो अपना पैसा डालना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो क्रेडिट अलाउ करेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। एक आता है क्रेडिट अवेल्ड। अवेल्ड मतलब हमें क्रेडिट पे गुड्स मिल रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए।
ठीक है। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्या था, बिजनेस साइकिल, नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्शन साइकिल, नेक्स्ट क्या आता है, सीजनल फैक्टर, फिर क्या आता है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल। लास्ट के 3 पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज गिल। क्या है, गिल, GIL। जी से क्या आता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जी से क्या आता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। आई से क्या आता है, इन्फ्लेशन, आई से क्या आता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस प्राइस राइज जो है ना, सबको पता है। अगर मान लो रॉ मटेरियल के प्राइस ज्यादा हो गए तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो इन्फ्लेशन तो और वर्किंग कैपिटल ज्यादा, इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है। लास्ट क्या आता है, लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल है तो हमें गुड्स क्रेडिट पे देने पड़ेंगे, क्रेडिट पे देंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है। शुरू से फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्या था, बिजनेस साइकिल, नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल, नेक्स्ट सीजनल फैक्टर, फिर क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, फिर गिल, जी से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आई से इन्फ्लेशन एंड एल से लेवल ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट अब हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या आता है दोस्तों कि अब हमें मशीनरी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। फिर मशीनरी परचेज करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। फिक्स कैपिटल में सिर्फ ये ही चीज दिमाग में रखनी है कि फिक्स कैपिटल मतलब मशीनरी के लिए पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। फर्स्ट हमारा क्या आता है, सेम वही नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें वही है, ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और ट्रेडिंग है तो कम चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे कम चाहिए। थर्ड हमारा क्या आता है, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक दो होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज्यादा यूज मतलब मशीनरी ज्यादा यूज, मशीनरी ज्यादा यूज तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव में कम। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्या था, चॉइस ऑफ टेक्निक। ये जो है फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मशीनरी से रिलेटेड है, मशीनरी टेक्नोलॉजी से। ध्यान रखना, इसमें टेक्निक वाले पॉइंट आएंगे। तो चॉइस ऑफ टेक्निक क्या आएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्या आता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, रोज एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड बिजनेस साइकिल, सॉरी फिर थर्ड क्या हमारा, चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट क्या आता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिर क्या आता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, नहीं तो कम। लास्ट के 3 पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज DLF। फिक्स कैपिटल में क्या है, DLF। डी से क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन, डी से क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, नहीं तो कम। एल से क्या आता है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोलैबोरेट करती है, मारुति सुजुकी के साथ मिल गई तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कोलैबोरेट करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। DLF, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, एफ से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। नाम ध्यान रखो, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मींस 2 तरीके हैं फाइनेंस के, एक तो या फिर तो परचेज कर ले या लीज पे ले एसेट को। अगर एसेट को बाय करेंगे, परचेज करेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, नहीं तो कम चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड क्या था, स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड क्या था, चॉइस ऑफ टेक्निक। फिक्स कैपिटल है तो टेक्निक से रिलेटेड, चॉइस ऑफ टेक्निक, फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लास्ट के 3 पॉइंट, DLF, डी से डाइवर्सिफिकेशन, एल से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, एफ से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, ठीक है दोस्तों। ये था फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन से पहले थोड़ा सा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन दोस्तों क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक बोरोड फंड और एक शेयर होल्डर फंड। बोरोड फंड हो गए डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब समझ के चलो लोन है। डिबेंचर का पैसा ये समझ के चलो लोन है, जिसके ऊपर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, और इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब वो पैसा वापस करना है, ठीक है। तो डिबेंचर होते हैं लोन की तरह, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, एक टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना है। नेक्स्ट क्या होता है, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर, आप लोगों ने सुना होगा। तो इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी का अपना होता है, क्यों, क्योंकि वो पैसा कब वापस करना है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। पहली बात तो शेयर होल्डर पे क्या आ जाता है, डिविडेंड, क्या आ जाता है, डिविडेंड। तो वो डिविडेंड भी कब जाएगा, जब प्रॉफिट होगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर लेती है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, बोरोड फंड और
शेयर होल्डर फंड। बोरोड फंड में आता है डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट, शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और बोरोड फंड में क्या है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, और एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर फंड में कोई कमिटमेंट नहीं होती रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी क्या करती है, डेट और इक्विटी का रेशियो लेती है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। अब करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, थोड़ी फास्ट है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा समझना क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें क्या आता है, फर्स्ट क्या आता है, कॉस्ट, ठीक है। अब आपने इसमें कैसे पता लगेगा हम क्या करें, मतलब बोरोड फंड ले या फिर डिबेंच वो ले, इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्या है, अगर आपके पास मतलब कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, फर्स्ट प्रेफरेंस डेट को देनी है, वो भी कंपनी का पैसा है तो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो, अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती तो इक्विटी, ठीक है। तो हमने दिमाग में रखना है कि इंटरेस्ट पे कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो हम कैसे देखें अभी बताऊंगा। फर्स्ट क्या आता है हमारा कॉस्ट, फर्स्ट क्या आता है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है, कंपनी के पास अब क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से अगर वो मान लो डिबेंचर इश्यू करती है तो उसकी कॉस्ट अलग है, इंटरेस्ट अलग जाएगा, इक्विटी शेयर की कॉस्ट अलग है, तो कंपनी उसको ऑप्ट करेगी जो सबसे चीपेस्ट होगा, इसमें कोई नाम नहीं लिखना, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों से कॉस्ट अलग लगाएगी, उसको ऑप्ट करेंगे जो सबसे चीपेस्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट क्या आता है कॉस्ट, फर्स्ट क्या आता है कॉस्ट। हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या आता है रिस्क, सेकंड क्या आता है रिस्क। डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने के लिए रिस्क भी क्या आता है अलग अलग, किसको ऑप्ट करेंगे जिसमें कम से कम रिस्क हो। फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या था रिस्क, ठीक है, साथ साथ में बोल रहे हैं अभी याद। फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या था रिस्क, थर्ड क्या आता है फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। लाइक अब बोरोड फंड है वो तो एक उधार है, उधार के लिए एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं करनी, शेयर होल्डर फंड के लिए करनी है, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है उतना लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या था रिस्क, थर्ड क्या था फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान रखना, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट। अब अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की ज्यादा आ रही है, भाई कंपनी में 1 लाख रुपए उसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, ज्यादा आ रही है तो कंपनी का पैसा कम बचेगा, कम बचेगा तो क्या इशू करेगी, डेट या इक्विटी। अभी बताया था मैंने, अगर कंपनी का पैसा है इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट। अब इसमें उसका क्या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो इक्विटी करेगी क्योंकि इंटरेस्ट के लिए पैसा कम बचा है, ठीक है। फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या है रिस्क, थर्ड क्या था फ्लोटेशन कॉस्ट, फिर क्या आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब लास्ट के 3 पॉइंट भी बच्चे इसमें भूल जाते हैं, दैट इज सीसीएस। क्या आता है सीसीएस, ठीक है। सीसीएस में फर्स्ट क्या आता है कैश फ्लो पोजीशन, क्या आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है तो वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट इशू करेगी, तो अगर कैश फ्लो स्ट्रांग है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है दूसरे सी से कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है, कंट्रोल का क्या मतलब है, इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है, कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है तो डेट नहीं तो इक्विटी, ठीक है, डेट नहीं तो इक्विटी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड रिस्क, थर्ड क्या था फ्लोटेशन कॉस्ट, नेक्स्ट लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस, सी से कैश पोजीशन, फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट राइज कर रही है तो लोग इक्विटी शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट क्या था कॉस्ट, सेकंड क्या था रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस, साथ साथ में बोलना है, सी से कैश फ्लो पोजीशन, सी से कंट्रोल कंसिडरेशन, एस से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हमारा दोस्तों क्या आता है, अब हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। ध्यान देना दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन में हमारा क्या है, अब सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन बताता हूं, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन में क्या है कि एक कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से कितना पार्ट अपने पास सेव करे और कितना पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करे। एक कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कितना पार्ट अपने पास सेव करे और कितना पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करे। जो पैसा अपने पास सेव किया था दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया था दैट इज डिविडेंड। तो अब कंपनी को यही देखना है कि डिविडेंड दे या ना दे। तो ये डिसीजन इस तरीके से लिया जाता है जिससे कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव डिविडेंड डिसीजन का क्या होता है, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है दोस्तों।
अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्या आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ध्यान देना, इसका क्या होता है? लेट्स गो सीसीए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन इज लेट्स गो सीसीए। ध्यान रखना, लेट्स गो सीसीए। एल से क्या आता है? लीगल कंस्ट्रेंट्स। अब हमने हर एक पॉइंट में देखना है कंपनी डिविडेंड दे या अपने पास सेव करे। तो लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि कंपनी जब भी किसी से, मान लो किसी भी बैंक से लोन लिया, तो उससे के कुछ लॉज होते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंगली उसको हो सकता है पहले इंटरेस्ट देना पड़े, ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम। आपको इसमें यही लिखना है कि लीगल कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखने चाहिए डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम। तो फर्स्ट क्या आता है? एल से लीगल कंस्ट्रेंट्स। एल से क्या आता है? लीगल कंस्ट्रेंट्स। ई से क्या आता है? अर्निंग। ई से क्या आता है? अर्निंग। कंपनी जो भी डिविडेंड पेड आउट करती है वो करंट या फिर पास्ट अर्निंग में से करती है। कंपनी डिविडेंड जो भी देती है वो करंट या फिर पास्ट अर्निंग में से देते हैं। तो अर्निंग एक मेजर डिटरमिनेंट है जो ध्यान में रखना चाहिए डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? टी। टी से क्या आता है? टैक्सेशन पॉलिसी। अब ध्यान देना, अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज्यादा है तो डिविडेंड कम देगी, कम है तो ज्यादा दे देगी, ठीक है। फर्स्ट क्या था? एल से लीगल कंस्ट्रेंट्स। ई से क्या था? अर्निंग। साथ में बोलो, याद हो जाएगा। एल से क्या था? लीगल कंस्ट्रेंट्स। ई से क्या था? अर्निंग। टी से क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। अब आता है एस। एस से क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब अगर अर्निंग स्टेबल है, पता है हर महीने लाख रुपए आ जाएगा, तो डिविडेंड दे देंगे। अनस्टेबल है तो हमें अपने पास सेव करके रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, तो तब कम देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था? एल से लीगल कंस्ट्रेंट्स। ई से अर्निंग। टी से टैक्सेशन पॉलिसी। एस से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है। और गो, पूरे गो से एक साथ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गो से क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ध्यान देना इसके ऊपर, अगर कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो अब क्या है? उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने के लिए उसको सेव करना पड़ेगा, तो डिविडेंड कम देगी। समझ में आया? अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो अपने पास सेव करेगी, डिविडेंड कम देगी। फर्स्ट क्या था? एल से लीगल कंस्ट्रेंट्स। ई से अर्निंग। टी से टैक्सेशन पॉलिसी। एस से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। गो से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये गो से सीधा जियो, गो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सी से क्या आता है हमारा? ध्यान देना दोस्तों, कैश फ्लो पोजीशन। क्या आता है? कैश फ्लो पोजीशन। अब अगर कैश फ्लो स्ट्रांग है कंपनी का तो डिविडेंड दे देगी, नहीं तो नहीं देगी, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन। फिर क्या आता है? दूसरे सी से आता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है? जब भी हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कई बार उनके कुछ पॉलिसी या कुछ भी उनके ऐसे लॉ क्लोज होते हैं जो हमें वो जो है हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमने बैंक से लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट पहले देना है, बाकी सब कुछ बाद में देना है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, वो होगा कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, तो ध्यान में रखना चाहिए। सेम ऐसे ही लीगल कंस्ट्रेंट की तरह, उसमें लीगल कंस्ट्रेंट में लीगल कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हैं, ठीक है। लास्ट क्या होता है? ए से क्या आता है? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। सॉरी, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब है कंपनी जब भी शेयर्स निकालती है वो सेल हो जाते हैं। सेल हो जाते हैं मतलब कंपनी इजीली एक्सेसिबल है कैपिटल मार्केट में। इजीली एक्सेसिबल का मतलब है शेयर निकालेगी, सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास जो है, ध्यान देना, हमें बताना है कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, ठीक है। अब क्या है, कंपनी इस केस में क्या करेगी? डिविडेंड दे देगी अगर इजीली एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे को जब भी पैसा चाहिए होगा मैं मार्केट में उतारूंगी, वो शेयर्स बिक जाएंगे, पैसा आ जाएगा। तो इसलिए अगर इजीली एक्सेसिबल है तो डिविडेंड देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है। तो शुरू से एक बार फिर से, एल से लीगल कंस्ट्रेंट, ई से अर्निंग, टी से टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। एस से क्या था हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, पूरे गो से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सी से कैश फ्लो पोजीशन, सी से कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, ए से एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। थोड़ी तेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये लास्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ठीक है। इसके बाद एक और है, उसके खाली 3 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा वो है डेट और इक्विटी। अभी हमने जो किया था ना फाइनेंसिंग डिसीजन में, डेट इशू करे या ना करे, इसमें भी यही है। अगर कंपनी का पैसा है इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी, सेम यही चीज देखनी है। इसका वर्ड होता है हमारा डीटीसी 4। 4 का मतलब है सी 4 बारी है। डीटीसी की एफआईआर करनी है स्पीड के लिए, डीटीसी की एफआईआर करनी है स्पीड के लिए, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। डीटीसी की एफआईआर करनी है स्पीड के लिए, याद रहेगा। तो डी से क्या आता है? फर्स्ट डेट सर्विस कवरेज रेशियो।
डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, देखो पहले तो इसके नाम से पता लग रहा है, डेट को कवर करने की रेशियो। अब डेट क्या होता है, मान लो आपने किसी लोन लिया तो इंटरेस्ट भी पे करना है और एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करना है। ये जो दोनों चीजें हम ध्यान में रखते हैं डेट सर्विस में। तो अगर डीएससीआर ज्यादा है, मतलब हम डेट को कवर ज्यादा कर सकते हैं तो डेट ज्यादा इशू करेंगे। तो डीएससीआर ज्यादा तो डेट ज्यादा, डीएससीआर कम तो डेट कम। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा डी से, डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। टी से क्या आता है, टैक्स रेट। ये ध्यान देना, अगर जो है टैक्स रेट, देखो अगर टैक्स जो है ज्यादा होता है, ठीक है, टैक्स रेट ज्यादा है तो हमारे डेट जो है चीपर हो जाता है। क्यों, पहले इंटरेस्ट जाता है, डेट का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगता। डेट के ऊपर मान लो किसी से हमने डिवेंचर्स लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो हमारे डेट चीपर हो जाते हैं। तो टैक्स रेट ज्यादा तो डेट ज्यादा, टैक्स रेट कम तो डेट कम। फर्स्ट क्या था हमारा, डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टी से टैक्स रेट। अब 4 सी हैं, चारों ध्यान में रखना, याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्या था, सी से आसान है, कैश फ्लो पोजीशन, सेम वही, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो डेट देंगे वरना नहीं देंगे, ठीक है। दूसरे सी से हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ डेट। एक है हमारा कैश फ्लो पोजीशन, एक है कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट में डेट की कॉस्ट ज्यादा है तो डेट कम, डेट की कॉस्ट कम है तो ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है कि अगर तो हमारा जो है डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तो डेट ज्यादा इशू करेंगे, बट अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो रही है तो हम डेट इशू नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा, डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टी से क्या था, टैक्स रेट। 4 सी है, फर्स्ट सी से क्या था, कैश फ्लो पोजीशन। दूसरे सी से क्या था, फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेट, फिर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और लास्ट सी से हमारा क्या आता है, कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है तो डेट इशू करेगी, पहले भी किया। तो फर्स्ट क्या था हमारा, डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टी से टैक्स रेट। टैक्स ज्यादा तो डेट ज्यादा, टैक्स कम तो डेट कम। 4 सी है, फर्स्ट सी से कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा सी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंट्रोल, ठीक है। फिर आता है एफ से क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। एफ से क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारा जो भी, देखो हमारी हर कंपनी की एक बोरोइंग कैपेसिटी होती है, कंपनी उससे ज्यादा जो है बोरो नहीं कर सकती, ठीक है। तो कंपनी को अपने जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ जाए तो वो बोरो कर सके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बस इतना ही बताना है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दूसरे एफ से क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी वो किस पे आती है, शेयर होल्डर पे। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो हम डेट ज्यादा इशू करेंगे, डेट की एडवर्टीजमेंट कम होती है, ठीक है। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी भी ज्यादा आएगी उसको जो है कम इशू करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। फिर आता है आई से क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई से क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके भी नाम से ही पता लग रहा है, आईसीआर इंटरेस्ट को कवर करने की रेशियो। ये होता क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने से पहले की अर्निंग कैसे निकलता है, ध्यान रखना। इसका एक का फॉर्मूला आ जाता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अगर आईसीआर ज्यादा तो डेट ज्यादा, आईसीआर कम तो डेट कम। इंटरेस्ट को कवर करने की रेशियो ज्यादा है तो डेट ज्यादा, कम है तो कम, ठीक है। फर्स्ट क्या था, डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, टी से टैक्स रेट, सी से कैश फ्लो पोजीशन, सी से कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर कंट्रोल, ठीक है। फिर क्या है हमारा एफ से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लोटेशन कॉस्ट। आई से आईसीआर। अब आर से क्या आता है, एक तो आता है हमारा रिस्क। भाई एक होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है, और एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क। मतलब एक होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क की ध्यान में रखो, बाकी सारे रिस्क भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होगा, बिजनेस रिस्क होता है फिक्स एसेट का रिस्क, कि मान लो जैसे लैंड के ऊपर रेंट देना ही देना है तो वो बिजनेस रिस्क है। तो अगर बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा तो हमारे पास पैसा कम बचेगा तो क्या इशू कर सकते हैं, इक्विटी करेंगे, डेट नहीं करेंगे। तो अगर बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा तो इक्विटी नहीं तो डेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दूसरे आर से क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमारा जो है मान लो इंटरेस्ट जो है ज्यादा आ रहा है और रिटर्न कम आ रहा है तो डेट इशू नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट कम आ रहा है रिटर्न ज्यादा आ रही है तो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एस, स्पीड पूरा नहीं है ये, खाली एस है। एस से क्या आता है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब क्या है कि इसका जरा ध्यान देना, अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट कंडीशन नहीं है, रिएक्शन होगा, गलती से लिख दिया होगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन इज, अगर कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन ये डिविडेंड का नहीं है, ये तो हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसमें क्या, स्टॉक मार्केट अगर वही बूम का डिप्रेशन, अगर बूम का पीरियड है तो
अगर बूम का पीरियड है तो कंपनी क्या करेगी, अगर बूम का पीरियड है तो कंपनी जो है पैसा जो है, अगर बूम का पीरियड है तो डिमांड ज़्यादा होगी, स्टॉक मार्केट फेवरेबल होगी, किस में, इक्विटी में, तो उस टाइम पे कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट अगर फेवरेबल है, फेवरेबल तभी होती है जब स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर राइज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं तो कंपनी उस टाइम पे इक्विटी शेयर इशू करेगी, डेट कम करेगी। फर्स्ट क्या था हमारा, डी से DSCR, टी से टैक्स रेट, 4 C है कैश फ्लो पोजिशन, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंट्रोल, फिर 2 F है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लोटेशन कॉस्ट, आई से ICR, R 2 है रिस्क और रेट ऑफ रिटर्न, फिर आता है हमारा एस से क्या आता है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। ठीक है दोस्तों, लगभग ये हम 80% चैप्टर कर चुके हैं, छोटी मोटी सी चीजें, अगर वो भी समझ में आए तो आप मुझे जो है कोई भी मेल करना, मैसेज करना, तो मैं आपको जो है उसका जवाब दे दूंगा। बाकी अभी आज नहीं तो कल सुबह मार्केटिंग का पूरा ऐसे ही गो थ्रू करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।